तो वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने आपके लिए संस्कृत की टेस्ट सीरीज शुरू की थी। इसमें हम 15 क्वेश्चन ग्रामर के और 15 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के देखते हैं। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए। वृत्ताशुरेः इत्यस्य कै संधि यड सवर्ण दीर्घ गुड़ और अयादि। तो बताइए, जितने भी साथी आप क्लास को देखते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दिया करें कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, इसमें आपको अब यड संधि में क्या होता है, आपको ये वे दिखाई देते हैं, इसमें कहीं भी नहीं है, काट दो इसको। गुड़ में क्या होता है, इस प्रकार से भी आप क्रॉस करते हुए सही आंसर पर पहुंच सकते हो। गुड़ संधि में क्या होता है, मात्रा दिखती है एक ही या ओ की मात्रा दिखती है, वो कहीं नहीं है, काट दो उसको। और अयादि में क्या दिखता है, के तो आपको अब दिखेगा या आप दिखेगा या फिर ए दिखेगा फिर या आए दिखेगा, वो भी कहीं नजर नहीं आ रहा आपको, इसलिए इसको भी काट दो। तो बच्चा बस सेकंड विकल्प आसानी से आप इसको कर सकते थे, सवर्ण दीर्घ होगा। वृत्त धने अशुर। नेक्स्ट, दैदीप्यमानम इत्यस्य प्रत्यय वर्तते। दैदीप्यमान, ये यदि इसमें से मैं को हटा देती हूँ तो हिंदी में ये अक्सर पूछा जाता है शब्द शुद्धि में, तो आप इसको जरूर ध्यान रखें। दैदीप्यमान किस प्रकार से लिखा जाता है, कभी कभी इसमें डबल मात्रा आ जाती है जो अशुद्ध है, तो इसको आप हिंदी की दृष्टि से भी याद रख सकते हो। दैदीप्यमानम इत्यस्य प्रत्यय वर्तते। क्यत, लुट, सानच और घेय प्रत्यय, बताइए कौन सा होगा। अब इसमें आपको पता है, देखो यदि आपको वृत्त समझना है तो थोड़ा डिफिकल्ट तो है, लेकिन दैदित्यमानम तो नम प्रत्यय इसमें मैं आ रहा है। अब आपको पता है गाइज के घेय प्रत्यय पुल्लिंग का होता है। किसका होता है, पुल्लिंग का। पुल्लिंग को मैं पी से व्यक्त कर रही हूँ यहाँ पर, तो पुल्लिंग का होता है इसमें। तो अब पुल्लिंग का है इसमें, तो मैं आ रहा है नपुंसकलिंग का, तो ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं, इसको तो आप देखते ही काट दो। इक्थे प्रत्यय में तय शेष रहता है, तय कहीं भी नहीं है, इसको भी काट दो। अब आपको दिक्कत आ रही होगी, लुट होगा या सानच होगा, ये आपको देखना होगा। तो लुट में भी नम शेष बचता है और सानच में आन मान होते हैं, तो इसमें आ रहा है मान, तो इसमें होगा सानच प्रत। ध्यान रखना इसको, इसमें होगा सानच प्रत। नेक्स्ट, नैवेद्यत, घटियत और पारिष्यथ इतस्य लकार है वर्तते। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यदि आपको लकार से डर लगता है ना कि हम लकार को याद नहीं कर सकते लकारों को, तो देखो यदि हमारे पास विकल्प होते हैं तो उसमें आप क्रॉस करते हुए सही आंसर पर जा सकते हो। देखो हम तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, टीचर तो अपना काम कर देता है, उसको तो याद होते हैं, वो रट के लाता है, उसको तो याद होते हैं क्योंकि वो बार बार चीज़ों को पढ़ते हैं और हमें पढ़ाते हैं। लेकिन हमारे पास बहुत सारे, हमें साइको भी पढ़नी होती है, हिंदी भी पढ़नी होती है, संस्कृत भी पढ़नी होती है, एसएस भी पढ़नी होती है, तो सब चीज़ों को दिमाग में याद रखना पॉसिबल नहीं है, तो हमें क्रॉस करते हुए राइट आंसर पर पहुंचना है गाइज। इस प्रकार से आप भी आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हो और 28 से 29 नंबर ला सकते हो 30 में से। संस्कृत में फिक्स सिलेबस है इसका, देखो किस प्रकार से। अब आपको पता है, अब ज़्यादा आपको नहीं पता तो जिसके पीछे इस्यते आता है, जैसे पटिष्यति, पटिष्यते, पटिष्यन्ति, इस प्रकार का तो आपने पढ़ा ही होगा गाइज यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये किस में आता है आपको पता है, ये लृट लकार में आता है। लृट लकार भविष्यत काल में आता है। अब लृट किस किस में, इसमें तो लोट है, इसमें भी लोट है। देखो इसको क्रॉस करते हुए तो लोट तो आएगा नहीं, पीछे के लास्ट के विकल्प में देखो आप, तो लास्ट में देखो पटिष्यति, पारिष्यते है, तो ये किस में आते हैं, लृट लकार भविष्यत काल में, तो लोट आएगा नहीं, तो ये विकल्प आपको आसानी से काट दो, इन दो विकल्पों को आप। अब लृट इसमें भी है और लृट इसमें भी है, चलो ठीक है, तो लृट और लृट हो गया। अब देखते हैं इसमें, अब आपको पता है घटियत का नहीं पता कि घटियत में क्या होगा। अब डिपेंड करता है लोट होगा या लोट होगा, इन दोनों में तो समान है। अब आपको इसके बारे में सोचना ही नहीं क्योंकि यहाँ तक ये दोनों ही विकल्प सेम है। अब डिपेंड करता है इन दो विकल्पों में कि लंग लकार होगा या लट लकार होगा।
इस प्रकार से आप सोचें। अब आपको पता है नेवेदियत, अब आपको पता है यहाँ पर यड़ संधि हुई है, इसको भी आपको देखना है, यड़ संधि हुई है। इस प्रकार का ही रीट 2021 में क्वेश्चन आया था, नेवेदियत। तो इसको कैसे करना है आपको, अब आपको पता है, मैं इधर आपको बता देती हूँ गाइज, आप इधर देखें। नी, अब आपको पता है यायती साथी तो छोटी या बड़ी की मात्रा लगती है, तो नी धनु। अब आगे क्या शेष बचता है, अबेदियत। क्या बचता है, अबेदियत, अबेदियत, अबेदियत। आपको समझ आ गया होगा, अबेदियत। अब ए किस में आता है, आपने लकार पढ़े हैं, तो ए किस में आता है, ए पठत, ए पठताम, ए पठन। तो किस में आता है, लंग लकार में। ए दिख जाए तो वो भूतकाल को प्रदर्शित करता है, किसको, भूतकाल को। तो पठती, पठत, पठंती, ये तो किस में आते हैं, लट लकार में आते हैं। लेकिन ए पठत, ए पठताम, ए पठन, तो लट लकार तो होगा ही नहीं, कौन सा होगा, लंग लकार, जो एक ही विकल्प में है। देखो सही होगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल करें तो आपका 1 नंबर भी कटने वाला नहीं है। ये नहीं आप तुक्का लगा रहे हैं, भाई सोचो, लॉजिकल सोचो, जिससे आपका राइट आंसर हो सके। नेक्स्ट, अस्ति अस्तियाचनम इतस्य समासे, अस्तियाचनम इतस्य समासे। तो बताइए, अब देखो इसमें द्वंद्व समास तो बिल्कुल होगा ही नहीं, देखते ही काट दो, क्योंकि अस्ति और याच दे रखा है इसमें, तो होगा ही नहीं, है ना। आ गया आपको समझ। तो देखो इस प्रकार से काटें। बहुब्रीहि समास में यहाँ पर पुल्लिंग शब्द आता है, कैसा शब्द आता है, पुल्लिंग शब्द, तो ये भी घट गया। अव्ययीभाव समास, इस प्रकार से करें आप क्वेश्चन को गलत करते हुए, मतलब क्रॉस करते हुए, कहने का मतलब ये। अव्ययीभाव समास में क्या होता है, अव्ययीभाव समास में पहला शब्द अव्यय आता है, तो इसमें तो अस्ति है, अस्ति कोई अव्यय थोड़ी है, तो ये भी कट गया। अब आपको आता नहीं है, चाहे आपको तत्पुरुष समास आता नहीं, लेकिन ये 3 विकल्प तो आपको आते थे ना, फिर भी आप राइट आंसर पर जा सकते हो। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। अस्ति 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 नाम याचनम, कौन सा होगा, अस्ति नाम याचनम, षष्ठी तत्पुरुष। नेक्स्ट, ददीचे है अंतिकम इत्यस्मने पदे कै विभक्ति किम वचनम च। शायद मेरी तरह आपको भी इसमें विभक्तियों को याद करने में दिक्कत आती होगी, लेकिन वेरी सिंपल है, आपको सोचना होगा बस। अब आपको पता है ददीची, 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 ददीची। अब आपको पता है ददीची का आप मैच करके देखो, ये किससे मिल रहा है, हरी से मिल रहा है ना, हरी से मिल रहा है ये शब्द। अरे ददीची के रूप किसको याद है, किसी को नहीं, वो तो हमें मैच करने पड़ेंगे। अब ददीची किससे मिला हुआ रूप है, हरी से मिला, इसमें भी छोटी है और इसमें भी इकारांत है और इसमें भी इकारांत है। अब देखो आप, अब आपने हरी के रूप याद हैं आपको, तो आसानी से कर सकते हो। तो किस में जाएगा, षष्ठी विभक्ति और पंचमी विभक्ति दोनों में बनता है, लेकिन इसमें पंचमी विभक्ति नहीं है। हरे हरे, हरे हरे ओ, हरे हरो हराणा, तो आपको हरे किस में बनता है, षष्ठी एक वचन में। नेक्स्ट, अस्मिन् श्लोके छंदे वर्तते, अस्मिन् श्लोके छंदे वर्तते, तो एरा श्लोक, तो इसमें श्लोक में ये पहले क्वेश्चन आ गया और श्लोक बाद में आया। ओके, 2 बार आ गया है गाइज, तो आप डरे नहीं। तो आपको बताना है कि इस श्लोक में कौन सा छंद है, तो छंद सबसे सरल टॉपिक है। तो देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 8 8 8 8 आए तो कौन सा होता है, अनुष्ठित छंद। देखो सब में 8 8 होंगे चारों पंक्तियों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें भी कैसे हुए, 8 हुए, तो सब में 8 है, तो कौन सा छंद हो जाएगा, अनुष्ठित छंद। यावत् जीवनम इतस्य समासः वर्तते, बताइए, यावत् जीवनम जीवम इतस्य समासः वर्तते, ये तो सिंपल है। यावत् शब्द क्या है, अव्यय शब्द है, बहुब्रीहि होगा नहीं, कर्मधारय होगा नहीं, तत्पुरुष होगा नहीं, तो राइट आंसर कौन सा होगा, तीसरा विकल्प। नेक्स्ट, कर्तारम इतस्य प्रत्यय वर्तते, कर्तारम इतस्य प्रत्यय वर्तते, तो बताइए कौन सा होगा,
आरच और तारच तो आपने पढ़े ही नहीं है, तो इनको तो आप देखते ही काट दो, ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है, तो हमें इन्हें देखना ही नहीं है। अब आपको दो विकल्पों में कन्फ्यूज हो रहा होगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, तो बताइए फिर भी आप सोच करके। अब आपको पता है रे ऊपर जा रहा है, तो ये किससे बना है? क्री, क्री से बना है, क्योंकि ऋषि का क्या हो जाता है? आर हो जाता है। उसी प्रकार से बना है क्री धन, क्री शब्द आ गया, क्री धन, क्री धन इक्त होगा या त्रिच होगा, तो क्या होगा? त्रिच होगा, त्रिच, क्या होगा? त्रिच होगा, क्योंकि आपको पता है ये बनता है कर्ता। क्या बनता है? कर्ता। इस प्रकार से बनता है, कर्त्री ऐसे बनते हैं, तो वो त्रिच प्रत्यय में जाते हैं। कर्मम, कर्म इति पदे लिंगे वर्तते। आपको लिंग टॉपिक में भी कंफ्यूजन होता होगा कि इसमें पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा या नपुंसक लिंग होगा या अव्यय होगा। तो सिंपल है गाइस, वेरी सिंपल। यदि आप इस श्लोक को देखो, इसमें एक बार श्लोक में आपको सब कुछ दिया हुआ होता है। देखो इसमें श्लोक में कर्म इरा, कर्म इरा, कर्म ही यहाँ आया है, तो कर्म से पहले जो वर्ड है वो कैसा है? कृतम। कैसा वर्ड है? कृतम। अब आपको पता है फलम, फलम तो नपुंसक लिंग में जाता है, कृतम ये भी नपुंसक लिंग में जाएगा। तो आपको सिंपल दिख गया, आपको कर्म का नहीं पता कि कर्म में कौन सा लिंग होगा, लेकिन कृतम में तो दिख रहा है ना आपको श्लोक में। श्लोक में देखो आप, तो किस में जाएगा? ये नपुंसक लिंग में जाएगा। यदि ये उसका होता पुल्लिंग का तो कैसे बनता? कृतय, और यदि स्त्रीलिंग का होता तो कैसे बनता? कृता, और नपुंसक लिंग का कैसे बनता? कृतम, फलम, पुस्तकम, इस प्रकार से। तो कर्म भी किस में जाएगा गाइज? कर्म इति पदे लिंगे वर्तते, तो कर्म किस में जाएगा? नपुंसक लिंग में। यच्चिद इत्यस्य संधि वर्तते, या इसका तो हम सिंपल सा कर सकते हैं, यत धन च, यत धन च, तो कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि। सिंपल है ये तो। आगे च आए तो यदि आगे क्या आए? च आए तो दे का भी क्या हो जाता है? च में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको पता है सचित्व संधि में होता है ऐसा। नेक्स्ट, ये भी सिंपल है, संस्कृत अनुवाद सबसे सरल है, राम सीता के साथ बन जाता है। अब आपको पता है राम सिंगल है यहाँ पर, और सीता के साथ बन जाता है, तो क्रिया भी एक वचन की है इसमें। अब देखो गच्छति गच्छति गच्छति, गच्छते नहीं होता क्योंकि एक वचन है। अब देखना है आपको इसमें सह बनम, सह बनम, सह बनम इसमें भी है और राम है। अब आपको डिसाइड इसमें से करना है कि राइट आंसर कौन सा होगा। अब आपको पता है कि सह के साथ, सह के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो सिंपल है, आपको पता है कि सह साकम सार्धम समम के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और तृतीय में सीता, सीता लता, सीता लता अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो सीता का किस में बनेगा? सीताया, सीताया नहीं बनेगा, सीताया नहीं बनेगा, कौन सा बनेगा? सीताया से बनम गच्छति, तो दूसरा विकल्प सही होगा। इस प्रकार से रखें अब याद। साधु वाक्यम चिनुत, तो आपको पता है संख्यावाची, सब संख्यावाचक, संख्यावाची टॉपिक में हमारे सिलेबस में जुड़ा हुआ है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। मम, देखो इसमें देखो सिंपल है, आपको क्वेश्चन को कैसे हल करना है और कम समय में करना है, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम मिलता है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। स्तः स्तः, बालको बालको, द्वैदय और अवतय, तो इनको तो आप काट ही दो क्योंकि सब में समान है। अब आगे के जो शब्द है इसके ऊपर आपको डिपेंड करेगा कि राइट आंसर कौन सा होगा। अब देखो अवतय के योग में अवतय, परतय, समय, निक्सा, हा, प्रति, अवतय, परतः, समय, निक्सा, हा, प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब आपको पता है द्वितीय में क्या बनता है? अहेम के रूप में ये सारे के सारे, अहेम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, तो क्या बनता है? मम तो षष्ठी में बनता है, तो क्या बनता है? माम। इसको भी ध्यान रखें आप, कहीं मम मत कर देना, गलत हो जाएगा। क्या बनता है? द्वितीय विभक्ति में माम बनता है, तो राइट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट विकल्प। लकारस्य उच्चारण स्थानम वर्तते, लकार का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत है, कंठ है, तालु, मूर्धा, और एक ऑप्शन ई मैं आपको दे देती हूँ, दंते, दंते दे देती हूँ। ये तो दंता है और ये दंत है, बताइए कौन सा होगा इसमें से? ई ऑप्शन भी है आपके पास, 5 विकल्प हैं इस बार।
देखो ये तो हमारा रटा रटाया टॉपिक होता है ऋतुर्शनानाम दंता, ऋतुर्शनानाम दंता। अब ये तो है ही नहीं, क्योंकि आपको रटा रटाया वो है, ये तो ऋतुर्शनानाम दंता। लेकिन अब आपको ये बताना है कि दंते है होगा या दंताहा होगा। अब आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं, दंते आ गया और दंता आ गया, तो राइट आंसर किस प्रकार से होगा। अब आपको मैं बताना चाहूँगी कि दांत एक तो होता नहीं, दांत बहुत सारे होते हैं, तो बहुवचन में जाएगा। यदि कंठे क्यों लिखते हैं हम, इसे कंठा क्यों नहीं लिखते, क्योंकि आपको पता है कंठ एक होता है। देखो मैं आपको बताना चाहूँगी, कंठ, तालु और मूर्धा ये तीनों एक वचन में होते हैं, क्योंकि ये एक होते हैं, है ना। तो इसमें दंत है। में नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, मालाकार पुष्पम जिग्रति अस्य वाच्य परिवर्तन स्यात्। तो आपको पता है ये किस में कन्वर्ट होगा, 3 1 1 में कन्वर्ट होगा। तो बताइए गाइस इसमें आपको क्या करना है, 3 1 1 करना है। क्या करना है, 3 1 1। अब आपको देखना है तृतीय विभक्ति किस में है, मालाकारेण, मालाकारेण। तो इसमें तो है नहीं, इन दोनों विकल्पों को आप काट दो। अब आपको पता है पुष्प शब्द कैसा है, नपुंसक लिंग है ना, तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो पुष्पम ही आएगा, इसमें पुष्प नहीं आएगा, तो ये कट गया। सिंपल राइट आंसर कौन सा हुआ, दूसरा विकल्प। नेक्स्ट, अब 15 क्वेश्चन किसके हैं, शिक्षण विधियों के, इनको हम फास्ट करते हैं। भाषा परिचय है, भाषा शिक्षण से उद्देश्य वर्तते। भाषा का परिचय देना, परिचय देते हैं हम तो प्राथमिक स्तर पर ही परिचय देते हैं। हम जैसे स्कूल में जाते तो हमारा परिचय लिया जाता है, तो प्राथमिक स्तर ये नहीं होंगे। नेक्स्ट क्या है, अभिव्यक्ति संबंधे अमूर्त कौशलम वर्तते। श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम। अभिव्यक्ति संबंध अमूर्त कौशल, आपको देखना है इसमें अमूर्त कौशल कौन सा है। देखो मैं आपको बताना चाहूँगी, ऐसे याद रखो आप, श्रवणम ये कैसा होता है, सुनने वाला, ये दोनों ही होते हैं अमूर्त और ये दोनों ही होते हैं मूर्त। लेकिन इसमें पूछा अभिव्यक्ति से संबंध, दो होते हैं ग्रहणात्मक और एक अभिव्यक्तात्मक। तो ग्रहण किया जाता है श्रवण में और अभिव्यक्त किया जाता है भाषण में। तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर, दूसरा विकल्प। नेक्स्ट, कस्मिन् कौशले वर्तनी अधिकम महत्वम दीयते। तो बताइए किस कौशल में वर्तनी पर अधिक महत्व दिया जाता है, श्रवण कौशले, कथन कौशले, पठन कौशले, लेखन कौशले। तो सिंपल सी बात है, इनमें तो हम सुनेंगे और पढ़ेंगे, लेकिन वर्तनी पे क्या है, हम लिखेंगे। वर्तनी हम कहते हैं ना, बच्चे की वर्तनी को प्राथमिक स्तर से ही सुधारना चाहिए। तो राइट आंसर कौन सा होगा, लेखन कौशल से। नेक्स्ट, राजस्थानी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परश्रय वर्तते। आपको पता है अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डेट से संबंधित भी और वैसे भी पूछ सकता है। इस बार भी आया था, उसमें जयपुर ही था राइट आंसर। तो संस्कृत केंद्रीय विश्वविद्यालय परश्रय वर्तते, तो कहाँ पर है, जयपुर ही। कहाँ पर है, जयपुर में। नेक्स्ट, पर्वत उत्सव वादीनाम क्रम अनुसारे पाठ्य पुस्तके निर्धारण स्यात् इति परामर्श वर्तते। कि पर्वत उत्सव, पर्व उत्सव दिनानाम क्रम अनुसारे पाठ्य पुस्तके निर्धारण स्यात् इति परामर्श वर्तते। अनुपात क्रम सिद्धांते, रुचि सिद्धांते, स्वाभाविक सिद्धांते और चयन विभाजन सिद्धांते। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अब आपको पता है अनुपात में तो आएगा ही नहीं है, रुचि में आएगा ही नहीं, स्वाभाविक, चयन करना किस प्रकार से, जैसे कि अब जुलाई आएगी, उसके बाद अगस्त आएगा, तो अगस्त में क्या आता है, रक्षाबंधन। तो अगस्त में रक्षाबंधन वाले पाठ होने चाहिए। नवंबर दिसंबर में अक्टूबर नवंबर में क्या आती है, दिवाली, तो दिवाली से संबंधित पाठ होना चाहिए। इस प्रकार चयन करते हुए होना चाहिए। अंताक्षरी भेदे नास्ति। अंताक्षरी का भेद नहीं है। शब्दांताक्षरी होती है, श्लोकांताक्षरी होती है, सूत्र अंताक्षरी होती है, लेकिन शास्त्रार्थ अंताक्षरी नहीं होती। जो शास्त्रार्थ अंताक्षरी है वो नहीं होती। संयोजनात्मक प्रश्न है भक्ति। तो संयोजन नामक प्रश्न कैसे होते हैं, निबंधात्मक तो होते नहीं। इन दोनों को काट दो। इन दोनों में से करना है आपको लिखित, ये तो है ही। वस्तुनिष्ठ, प्रत्यभिज्ञान और प्रत्यास्मरण। प्रत्यास्मरण क्या होता है, जिसमें तो हम याद रखते हैं चीज़ों को, जैसे रिक्त स्थान पूर्ति वाले क्वेश्चन आ गए। तो संयोजन में क्या करते हैं हम, मिलान। संयोजन में क्या करते हैं, मिलान करते हैं। तो मिलान किस में जाएगा, मिलान को हम देख करके देखते हैं ना, प्रत्यभिज्ञान प्रश्न। तो दूसरा पहला विकल्प। नेक्स्ट, उपचारणात्मक शिक्षणे किम भवति। छात्राणां त्रुटि निवारणम,
पाठन से पुनः पुनः अभ्यास है, लेखन कलासु निपुणता और सर्वे। आपको पता है उपचार कर रहे हैं हम किसी का, तो छात्रों की त्रुटि का निवारण होगा। निवारण किस प्रकार से होगा? जब उन्हें अभ्यास कराएंगे तो उनकी लेखन कला में भी क्या होगी? निपुणता आएगी। तो डी विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, हरवर्तीय पंचपदी इतस्य विधे विकसितम रूपम वर्तते। तो हरवर्तीय पंचपदी पद का विकसित रूप क्या है? मूल्यांकन विधे। ये तो वैसे याद रखना होगा आपको। नवीन शिक्षण पद्धत्या व्याकरण शिक्षण से सर्वाधिक रुचिकर विधि मन्यते। नवीन शिक्षण विधि बतानी है आपको। नवीनतम, परायण पुरानी हो गई, सूत्र पुरानी हो गई, अर्थबोध पुरानी हो गई, तो कौन सा होगा? आगमन निगमन विधि। प्रस्तावना प्रश्न हेतु अस्ति। प्रस्तावना प्रश्नों को क्यों लिया जाता है? कृत्रिम प्रस्तावना हेतु? नहीं। सामाजिक संबंध हेतु? नहीं। सामान्य मानव वर्तनम? नहीं। अध्येता सायुज्यमाने एवं विषय का निर्धारण। आपको पता है प्रस्तावना के द्वारा हम विषय पर आते हैं। नवीन पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट, खंडान्वय विधो प्रयोगे वर्तते। अब आपको बताया खंड हम किस में? खंडान्वय और दंडान्वय। दंड पहला होता है अन्वय और खंड दूसरा होता है, तो पद शिक्षणे। नेक्स्ट, शिक्षक नेतृत्व छात्रे क्रियते। शिक्षक के नेतृत्व में छात्र करते हैं। आदर्शवाचन? नहीं। आदर्शवाचन सेल्फ शिक्षक करता है बस। अनुकरण वाचन? नहीं। इसमें छात्र, अनुकरण तो हम किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें पूछा है शिक्षक के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? शिक्षक के नेतृत्व में छात्रे क्रियते। मौनवाचन? नहीं। अनुवाचन। शिक्षक के छात्र जो करते हैं वो होता है अनुवाचन। नेक्स्ट, गगनम पदस्य काठिन्य निवारणम भक्ति। प्रत्यक्षेण, प्रतिकृत्या, मानचित्र और पार्य प्रदर्शन। अब आपको पता है गगन का अर्थ होता है आकाश, बादल, तो मानचित्र तो बनेगा नहीं, इसका मॉडल भी नहीं बनेगा। प्रत्यक्ष और पार्य प्रदर्शन बताइए। यदि आप कक्षा को एक साथ ग्राउंड में लाओगे तो भगदड़ मच सकती है, क्लास में स्कूल में भी शोरगुल हो सकता है, इसलिए प्रत्यक्ष नहीं होगा, बेहतर आंसर होगा पार्य प्रदर्शन। यदि आप उसको गगन बच्चा नहीं समझ रहा है तो आप उसके पार्यवाची बता दो, समान शब्द बता दो। आकाश तो वो समझ जाएगा, बादल वो समझ जाएगा। नेक्स्ट, काव्य पक्षे शब्द शक्तियाँ संति। काव्य पक्ष में शब्द शक्ति कितनी होती है? दृश्य है, 3 होती हैं, सब अविदा, लक्षणा और व्यंजना। तो गाइज मैंने ये थे 15 क्वेश्चन। तो गाइज मैंने आपके लिए इसमें एक नदी के रूप भी ऐड किए हैं, जिससे आप नदी के रूपों को याद करते चलें। तो इसमें देखते हैं हम। प्रथमा विभक्ति में क्या मतलब? नदी, नद्दो, नद्दः, नदीम, नद्धो, नदी। तो आप ध्यान रखें नदी बनता है, ध्यान रखें, और इसमें विसर्ग आएगा। तो इस प्रकार से आप इसको मैच करें। फिर तृतीय विभक्ति में बनता है नद्यः, नद्यभ्याम, नद्यभि, नद्यहे, नद्यभ्याम, नद्यभ्य, नद्यः। इसमें विसर्ग नहीं था, लेकिन दोनों में विसर्ग है, इसको ध्यान रखें। नद्यः, नद्यभ्याम, नद्यभ्य, नद्यः, नद्धो, नदीनाम, नदी नामे, नद्याम, नद्दो, नदीषु, नद्याम, नद्दो, नदीषु। तो इनको ध्यान रखें, ये गूगल से सर्च करके लिया है मैंने, बिल्कुल सही है। संबोधन में नदी किस में बदल जाती है? आपको पता है संबोधन में क्या होता है, जब बड़ी ई आती है तो उसको हम संबोधन में लिखते हैं तो वो ह्रस्व ई में कन्वर्ट हो जाती है। तो हे नदी, हे नद्दो, हे नद्य, इस शब्द के रूप की फोटो ये तो कोई नहीं है, इसको आप नहीं पढ़े, बस ये होता है। तो आज की क्लास यदि आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना। मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ न्यू वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।